नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आप सभी दोस्तों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी मेरे एलडीसी एस्पिरेंट्स जो हैं उन सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस के दोस्तों यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपसे आज चर्चा करने आया हूं दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, कौन सा एग्जाम है दोस्तों? वो है हमारा एलडीसी सेकंड ग्रेड। किसका? एलडीसी सेकंड ग्रेड का जो दोस्तों हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके सिलेबस से दोस्तों संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक्स के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को कितनी गहराई तक अध्ययन करके जाना है, ताकि हम एक ही बार में अपने फ्यूचर भविष्य का निर्माण कर सकें एलडीसी की वैकेंसी के साथ और दिव्य दृष्टि क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए दोस्तों, हमारा है एलडीसी ग्रेड सेकंड की हम बात करने वाले हैं और एलडीसी ग्रेड सेकंड का जो है दोस्तों, ये सिलेबस जो है फॉर द पोस्ट ऑफ, लेकिन उसके लिए हम कौन से पेपर की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। जो हमारा विषय है दोस्तों वो कौन सा रहेगा? जो हमारा विषय है दोस्तों वो रहेगा विज्ञान, साइंस की हम बात करेंगे यहाँ पे कि साइंस के सिलेबस में आपके यहाँ क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक और विशेष बात ध्यान रखनी है। दिव्य दृष्टि क्लासेस जो है, उस दिव्य दृष्टि क्लासेस की तरफ से दोस्तों एलडीसी सेकंड ग्रेड के न्यू बैच जो है वो बिल्कुल जारी हैं दोस्तों। नए बैच जो है वो चल रहे हैं दोस्तों, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और दोस्तों आप अपने फ्यूचर का निर्माण भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने घर वालों को और अपने सपनों को दोनों को क्या कर सकें दोस्तों? पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये नए बैच जो प्रारंभ है ये प्रातः 11 बजे से दोस्तों चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं ये आपको ध्यान देना है। तो दिव्य दृष्टि क्लासेस जो है, इस दिव्य दृष्टि क्लासेस का दोस्तों अपना खुद का एक मंगल विहार जो है रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास, यानी कि जब आप रिद्धि सिद्धि चौराहे से गुजर की थड़ी की तरफ चलते हैं तो रास्ते में दोस्तों आपको एक बहुत ही बड़े पैनल के ऊपर दिव्य दृष्टि क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, जो कि लोकेश चौधरी सर के द्वारा चलाई जा रही है। मंगल विहार के अंतर्गत है दोस्तों, ये मेन रोड के ऊपर है। आप वहां पर पहुंचे, एक बार विजिट कीजिए संस्था का और एक बार डेमो क्लासेस को अवश्य आप लेके देखें, ताकि आप हमारी क्वालिटी को आराम से पहचान सकें और आप खुद भी तैयारी कर सकें और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक बता सकें। तो दोस्तों, एड्रेस जरूर ध्यान रखना, मंगल विहार रिद्धि सिद्धि चौराहे के ऊपर है, जयपुर के अंतर्गत ये संस्थान जो है दोस्तों चल रहा है। जयपुर में पिछली जितनी भी एलडीसी हुई हैं उन एलडीसीओं में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देने वाला दोस्तों संस्थान है ये। हमने इस बार अपने नाम को थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ लोग आपको मिसगाइड कर दें, तो आपको मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपका अपना ही दिव्य दृष्टि संस्थान जो है वो चल रहा है। अब हमारे दोस्तों सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, इस पेपर में क्या होगा, पैटर्न जो है दोस्तों वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंतर्गत रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दोस्तों 100 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 150 रहेंगे, पेपर का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का रहेगा, ऑल क्वेश्चंस जो हैं उनके मार्क्स जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे और देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंतर्गत होती है, लेकिन कितनी होगी दोस्तों ये आपको पेपर के दौरान या विज्ञप्ति जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, विज्ञान की हम बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देना, पहला जो टॉपिक आपका दिया हुआ है वो है फिजिकल और रासायनिक परिवर्तन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की शुरुआत हम कह सकते हैं कि आप किसी भी किताब को 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की किताब को उठा के देखोगे, उसमें पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो आपको यही मिलेगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। जैसे कि अपन बात करते हैं हवाएं क्यों चलती हैं, पानी पिघलता है या पानी जब ठोस अवस्था में होता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, ठोस से जब पानी पिघल कर वापस
द्रव में आता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, वो गैस में जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ को जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती के जलने पर कौन सा परिवर्तन है, सेब को काटना कौन सा परिवर्तन है, सेब को काटने पर उसके रंग में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है। ये सब चीजें दोस्तों किस में आती हैं, ये सब चीजें आती हैं दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। यहां एक दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन और एक क्या है अपचयन जिसको रिडक्शन बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर दोस्तों हम एक और भी नाम देते हैं जिसे आप लोग जानते हो रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया भी दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल है। और ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जहां भी सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है निश्चित मान के चलना हर एग्जाम में जहां ये दिया हुआ है वहां पर कम से कम एक सवाल तो इस टॉपिक से शामिल किया ही जाता है। तो कम से कम एक सवाल की मैं बात कर रहा हूं, जरूर नहीं है कि एक ही आए, लेकिन मैंने कहा है मिनिमम एक सवाल तो आएगा ही आएगा, इसलिए एक सवाल हमारा कंफर्म सही होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से दिलाता हूं। उसके अलावा दिए हुए दोस्तों उत्प्रेरक, यहां हमको क्या पढ़ना है, यहां दोस्तों हमको पढ़ना है उत्प्रेरक के प्रकार क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है उसकी डेफिनेशन की बात हम यहां पे करेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ दोस्तों हम यहां पे और क्या बात करेंगे, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं हम उनके प्रकारों की बात करेंगे। उत्प्रेरक के प्रकार के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि उत्प्रेरक के गुण क्या पाए जाते हैं, उत्प्रेरक की क्रिया को हम क्या नाम देते हैं। तो उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण होता कितने प्रकार का है हम इसकी भी बात करेंगे। ये सारी चीजों की चर्चा दोस्तों कौन से टॉपिक में होती है, इन सभी की चर्चा दोस्तों की जाती है उत्प्रेरक में। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है, घटाता है तो कैसे घटाता है, उत्प्रेरक की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इन सब चीजों की दोस्तों चर्चा इस टॉपिक में करनी होगी हमें। तो यहां हमें क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान रखना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहले टॉपिक में है, इसी के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिया हुआ है। और मैं कह रहा हूं फिर ध्यान देना आप, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो साइंस का विद्यार्थी हो चाहे आर्ट्स का विद्यार्थी हो, दोनों को इसमें प्रॉब्लम होती ही होती है। और हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत आप चुटकियों में इन सवालों को हल करेंगे, ये गारंटी है। और क्या दिया हुआ है इसमें, उत्प्रेरक दिया हुआ है। ये दोस्तों हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो उसमें दिया हुआ है दोस्तों धातु, मेटल क्या होती है, क्या क्या बात करनी है, धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक की हम बात करेंगे। तो धातु अधातु क्या होती है, इनकी डेफिनेशन कि धातुएं किसको कहते हैं, उपधातुएं किसको कहते हैं, अधातुएं किसको कहते हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करनी है। आवर्त सारणी में दोस्तों इनका स्थान कहाँ होता है, ये कहाँ पाई जाती है, इसकी भी हमें बात करनी है कि ये आवर्त सारणी में किस स्थान पर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो आवर्त सारणी में इनके स्थान की भी हमको क्या करनी है, बात करनी है कि आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होती है। कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो यौगिक बनाती हैं, और उन धातुओं के जो यौगिक होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन यौगिकों के गुण क्या होते हैं, ये भी दोस्तों हमको बताना है कि यौगिक जो होते हैं उनके क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, और उन यौगिकों का हमारे जीवन में हम किस प्रकार से उनको उपयोग करते हैं, उनके महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं। तो बात यहां क्या है कि धातु की बात करेंगे, अधातु की बात करेंगे, और उनके प्रमुख यौगिकों की क्या करेंगे, बात हम करेंगे। आवर्त सारणी के स्थान की बात करेंगे, आवर्त सारणी के साथ साथ इनके गुणों की बात करेंगे, उनके द्वारा बनने वाले यौगिकों की बात करेंगे, उन यौगिकों के गुणों की बात करेंगे, और उन यौगिकों के उपयोग क्या होते हैं उनकी भी हम बात यहां करने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारा एक सेकंड जो टॉपिक होता है वो होता है मेटल और नॉन मेटल एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड उनके जो है वो यूजेज इन एवरीडे या डेली लाइफ के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों हमारा वो है कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हाइड्रोकार्बन की बात की जाती है। कार्बन और कार्बन के प्रमुख जो यौगिक है उसमें किसकी बात की जाती है, उसमें दोस्तों बात की जाती है हाइड्रोकार्बन की, उसमें हम बात करते हैं। इसके अलावा हम उसमें किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ दोस्तों उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनकी बात होती है, CNG की बात होती है, यहाँ पे LPG की बात होती है, यहाँ पे सिस गैस संश्लेषण सिंथेसिस गैस जो होती है उसकी बात होती है दोस्तों, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस जो होती है उसकी बात होती है। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं
उन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी बात की जाती है। और इसके साथ साथ कार्बन के एलोट्रोप्स जो होते हैं उनकी दोस्तों बात की जाती है। एलोट्रोप्स का मतलब होता है अपर रूप, और कार्बन के अपर रूप दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंतर्गत 3 आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, और अक्रिस्टलीय में दोस्तों 4 आते हैं, कोक, कोयला, काजल और चारकोल। इन सब के गुणों की बात करके हमको चलनी है। तो यहाँ पे अपर रूप भी हमें पढ़ने हैं, हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पढ़ना है, सीएनजी और एलपीजी भी पढ़ना है, साबुन अपमार्जक भी अपने को पढ़ने हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे क्या है, पॉलीमर। कितने प्रकार के होते हैं पॉलीमर, कौन कौन से पॉलीमर पाए जाते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है और उनके उपयोग कहां कहां किए जाते हैं। पॉलीमर में अपन प्लास्टिक को भी पढ़ेंगे और पॉलीमर में हम रेसों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका क्या पढ़ना है, निवारण। यानी कि कहने का मतलब प्रकाश की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रकाश की घटनाओं में कौन आ गया, परावर्तन। अब यहां पे देखो दे दिया हमको, क्या दे दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इसके लो नियम जो पढ़ने हैं। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन भी हमको दे दिया है, तो हम वर्ण विक्षेपण की भी बात यहां पे करेंगे। एक इसके साथ साथ देखिए यहां पे एक चीज और भी दी हुई है, लेंस के प्रकार। अब लेंस दे दिया, इसका मतलब हमें किसको पढ़ना है, इसका मतलब हमें इसे में अपवर्तन को भी पढ़ के चलना है। इसके अलावा दृष्टि दोष, मानव नेत्र रोग जो होते हैं, मनुष्यों के, मानव का जो नेत्र होता है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो मानव नेत्र रोगों की भी बात करेंगे और उनके उपचार की भी हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं मानव नेत्र रोगों के अंतर्गत, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर जिसको अपन बोलते हैं मोतियाबिंद, या फिर वर्णांधता। ये सारी की सारे रोग जो होते हैं दोस्तों ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इन सभी रोगों का हमें यहाँ पे क्या करना है, अध्ययन। तो प्रकाश से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उसका ध्रुवण होता है, ये सारी की सारी चीजों की चर्चा दोस्तों हमें प्रकाश के इस टॉपिक के अंतर्गत करनी होती है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो अगला जो हमारा आता है वो कौन आता है, विद्युत। विद्युत के अंतर्गत विद्युत धारा क्या है उसकी डेफिनेशन की बात होगी। ओम का जो नियम दिया हुआ है इसकी शर्तें क्या होती हैं, ओम का नियम कब सही होगा, ओम का नियम कब गलत होता है, इन सब चीजों की चर्चा दोस्तों हमें करनी है। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत सेल होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, जिनमें से एक कौन से आते हैं, प्राथमिक सेल, और एक आते हैं द्वितीयक सेल। जिसको हम चार्ज कर सकते हैं वापस से तो वो कहलाएंगे द्वितीयक सेल, जिनको यूज एंड थ्रो काम में लिया और फेंक देते हैं वो कौन से होते हैं, प्राथमिक सेल। इसके अलावा बात करें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और इसी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर दोस्तों काम करने वाले यंत्र जैसे विद्युत मोटर है और विद्युत जनित्र है। घरों में विद्युत परिपथ जो है उनको कितने क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। दोनों के सूत्र हमको ज्ञात करने हैं और उन दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न जो है वो हमें हल करने होते हैं। विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, टोस्टर कैसे काम करता है, फ्रीज कैसे काम करता है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, इन सब चीजों की चर्चा दोस्तों हमें करनी है। उनका रखरखाव और उनके उपयोग में लेते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होती है, ये हमारा टॉपिक जो होता है वो कौन सा होता है, विद्युत। यानी कि विद्युत से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं उन सभी कॉन्सेप्ट की चर्चा, विद्युत क्या होती है, धारा क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम के नियम की शर्तें क्या है, ओम के नियम से हमें किन किन चीजों का पता चलता है, हम घरों में विद्युत परिपथ में तारों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, एसी डीसी जनरेटर क्या होता है, लेंस का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन सब चीजों की चर्चा दोस्तों कौन से टॉपिक में होती है, विद्युत वाले टॉपिक में होती है। और इसके साथ साथ यहां पढ़े जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल को भी पढ़ा जाता है यहां पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
अगला जो है वो क्या है हमारा, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसकी हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों हम शुरुआत कहां से करते हैं, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम जो है, यानी कि जब इसरो की स्थापना हुई थी या पहला जब हमने साउंडिंग रॉकेट नाइक ए पास जब हमने छोड़ा था, वहां से लेकर और वर्तमान तक हम कितने उपग्रहों को लॉन्च कर चुके हैं, उन उपग्रहों के अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक का उपयोग किया गया है, चंद्रयान क्या था, मंगलयान क्या है, चंद्रयान फर्स्ट क्या था, कब छोड़ा गया था, इन सब चीजों की चर्चा दोस्तों हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में हम यहां पढ़ेंगे और उसके साथ दोस्तों ये एक छोटा सा पार्ट जो कंप्यूटर का हमारा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत आपका मोबाइल आ जाता है, बेतार का तार आ जाता है, वाईफाई आ जाता है, लाईफाई आ जाते हैं, ये जितने भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ओएफसी जितनी भी होती है, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे के सारे दोस्तों किसमें आते हैं, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी में हम इनको क्या करके चलते हैं, शामिल करके सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाती है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो होती है वो होती है उसकी शब्दावली, कि इसमें कौन कौन से टर्म्स जो होते हैं, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, कारक किसको कहते हैं, परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है, इन सब की डेफिनेशंस हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि मेंडल के जितने भी नियम आधारित हैं उन सब के अंतर्गत इन्हीं चीजों का बार बार क्या होगा दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, एक संकर संकरण का, द्विसंकर संकरण का, दोनों प्रयोग पढ़ेंगे। इसके अलावा उसके ऊपर आधारित नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम, इन सब की चर्चा यहां करेंगे। गुणसूत्रों की संरचना की भी बात यहां पे हम करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है और मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है। यहाँ डीएनए आरएनए के अंतर्गत सारे के सारे पढ़ेंगे, उनके निर्माण को भी पढ़ेंगे, उनका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो भी हम पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के चरण पाए जाते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इस टॉपिक आनुवांशिकी वाले टॉपिक में शामिल होंगी, जिसमें शब्दावली, टर्म्स आ जाएंगे, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम आ जाएंगे, गुणसूत्र की संरचना होगी, न्यूक्लिक अम्ल होगा, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत होगा और मनुष्य में लिंग निर्धारण। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन, लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक जो होते हैं, उपभोक्ता और मतलब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को पढ़ना है, ये जैविक घटक है। एनर्जी फ्लो पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होता है, बायोलॉजिकल या बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं, इसमें मुख्य रूप से किसकी बात होगी, नाइट्रोजन की इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बाकी तो फास्फोरस है, कार्बन चक्र है, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। जैव पेटेंट, बायो पेटेंट क्या होता है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन कैसे किया जाता है, ट्रांसजेनिक जीन और पराजीनी जीव क्या होते हैं, इसकी चर्चा भी दोस्तों हम किसमें करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के इस टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी। अगला जो है वो दोस्तों हमारा है जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, या फिर जैसे हम घर में पालतू जंतुओं को पालते हैं, उन सब का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस में भी हम बात करेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की। जैसे मान लीजिए गाय भैंस की हम बात करें तो अब आप सोचोगे सर उनका क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, तो उनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र प्राप्त होते हैं उनसे खाद बना लेते हैं और उन खाद को हम बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, या उन खादों का हम खेतों में भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, आपने देखा भी होगा कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो उस दूध को बेचकर ही अपने परिवार का क्या करती हैं, पालन पोषण करती हैं। ये उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे मुर्गी को हम पालते हैं, मुर्गी पालन किया जाता है, तो वहां से प्राप्त अंडे जो होते हैं उनको बेचकर, मुर्गियों को मांस के लिए बेचकर भी धन की प्राप्ति की जा सकती है। तो वो सब क्या है, उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। फिर बात करते हैं दोस्तों पादपों के आर्थिक महत्व की। पादपों के आर्थिक महत्व की बात करें तो इसमें पादपों से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं, पादपों से फल प्राप्त होते हैं, पादपों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, पादपों का उपयोग हम भवन निर्माण में भी करते हैं। ये सब इसके दोस्तों क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात यहां पे की जाती है।
और दोस्तों अगला जो है हमारा वो कौन है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, जिसके अंतर्गत रक्ताधान, रुधिर लेने और देने की क्रिया। रक्त समूह के प्रकार जो कि 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। कौन व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है, कौन व्यक्ति किससे रुधिर ले सकता है। RH कारक, इसकी खोज किसने की थी और मनुष्य के रुधिर वर्ग पर इस RH कारक का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे RH कारक की वजह से एक रोग हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग चीजें जो है उनके इंपैक्ट की भी बात हमको करनी है। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ की बात यहाँ पे हम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जितने भी रोग हैं सबको पढ़ेंगे। कुपोषण, जिसको मल न्यूट्रिशन कहा जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स को पढ़ा जाएगा और प्रोटीन और विटामिन्स की वजह से होने वाले रोगों को भी पढ़ा जाएगा। मानव रोग, उनके कारण एवं उनका निवारण कैसे तो होते हैं और कैसे उनको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इन सब चीजों की चर्चा दोस्तों कौन से टॉपिक में होगी, रक्त समूह ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में की जाएगी। दोस्तों मैं आपको पुनः एक बार याद दिला देता हूं कि दिव्य दृष्टि संस्थान जो कि पिछली एलडीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान है दोस्तों, जो गांधीनगर मोड़ नेहरू गार्डन के पीछे अभी संचालित है, क्लियर विजन गांधीनगर मोड़ के नाम से। वही संस्थान दोस्तों अब दिव्य दृष्टि क्लासेस के नाम से गोपालपुरा पर भी उपस्थित है। मंगल विहार रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास दोस्तों आपको इस संस्थान की ब्रांच मिल जाएगी, या इस ब्रांच का मुख्य ऑफिस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस संस्थान की तरफ से दोस्तों रोजाना प्रातः 11 बजे से जो है वो बैच शुरू हुआ है दोस्तों। उस बैच के अंतर्गत आप आ सकते हो, डेमो ले सकते हो और अपने क्लास को प्रारंभ करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत हमारे इस प्लेटफॉर्म की सहायता से बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, सभी विद्यार्थियों से, जो भी अभिभावक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे, और जो भी एस्पिरेंट्स एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे संस्थान में एक बार पधार के हमारी फैकल्टीज, जो हमारे शिक्षक गुणगण हैं, उन सभी से एक बार मुखातिब हो, आप सभी के परिचय से, सभी के व्यवहार से वाकिफ हो, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको अध्ययन कहाँ पे करना है, किस प्रकार के शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, उन शिक्षकों की पठन शैली या अध्यापन शैली जो होगी वो क्या होगी, उन अध्यापकों से प्राप्त जो शिक्षण सामग्री हमें प्राप्त होगी वो शिक्षण सामग्री दोस्तों किस स्तर की होगी। इन सब चीज़ों की दोस्तों आप जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आप सभी दोस्तों से और आपके जितने भी मिलने वाले हैं उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों दिव्य दृष्टि संस्थान मंगल विहार रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एक बार अवश्य पधार कर हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन करके देखें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।